हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन हाइड्रोसील के बारे में। हम जानेंगे कि हाइड्रोसील क्या होता है, इसके होने के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, और अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोसील होता क्या है। हाइड्रोसील का मतलब होता है टेस्टिस में पानी भरना, यानी टेस्टिस की जो परतें होती हैं उसके अंदर क्लियर फ्लूइड यानी सीरस फ्लूइड के इकट्ठा होने की प्रोसेस को हाइड्रोसील बोलते हैं। 10 में से एक बच्चे को ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, तो जन्मजात जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे बिल्कुल होते हैं, उनके अंदर अगर समस्या देखने को मिलती है तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये परेशानी अपने आप 1 साल के बीच में चली जाती है। अगर हम बात करें बड़ों में समस्या क्यों होती है, तो बड़ों में समस्या होने का रीज़न हो सकता है कि आपको इन्ग्वाइनल हर्निया की शिकायत हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई चोट लग सकती है, या प्रोस्टेट की कोई समस्या हो सकती है, या ऑर्काइटिस यानी टेस्टिस का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सारी कंडीशन के कारण बड़ों में भी हाइड्रोसील देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील होने का रीज़न क्या है, किस कारण से हाइड्रोसील हो जाता है। तो हाइड्रोसील क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारा इन्ग्वाइनल ट्रायंगल है और यहाँ पे टेस्टिस होते हैं। मतलब ये 2 ग्रोइंग एरियाज़ हैं, ये ऊपर आपका पेट है और यहाँ पे 2 टेस्टिस हैं। ये जो कैनाल होती है, इस कैनाल को बोलते हैं इन्ग्वाइनल कैनाल। तो ये टेस्टिस होती है, पहले यहाँ पे होती है, और जन्म से जस्ट थोड़ा समय पहले, यानी जो बच्चा 9 मंथ का है, पेट में 9 मंथ का पूरा हो चुका है, डिलीवरी उसकी होने वाली है, तब वो टेस्टिस जो है दोनों तरफ से नीचे आ जाते हैं, लेफ़्ट और राइट टेस्टिस। अब क्या होता है कि इसके नीचे आने का रीज़न ये है कि ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 2 डिग्री कम होता है। तो टेस्टिस का टेम्परेचर पेट के टेम्परेचर से हमेशा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। अब कई बार क्या होता है कि जब ये नली यहाँ से ये दोनों टेस्टिस पास कर दिया नली ने, तब ये नली को बंद हो जाना चाहिए, ये दोनों नली बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नली बंद नहीं होती है तो इसका कम्युनिकेशन बना रहता है। मतलब ये फ्लूइड लगातार यहाँ से टेस्टिस से और इसमें जा रहा होता है, इसमें से यहाँ पे आ रहा होता है और यहाँ से यहाँ पे जा रहा होता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है कम्युनिकेटिंग। और अगर ये नली बंद हो गई है और यहाँ पर जो फ्लूइड है, टेस्टिस के अराउंड जो परतें हैं, बहुत सारी इसकी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, टिनका अल्बुजिनिया, टिनका वेसिकुलोसिस और टिनका वजाइनालिस। ये जो तीनों नलियाँ परतें होती हैं, इन परतों के बीच में लगातार फ्लूइड बनता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। लेकिन अगर फ्लूइड बनने की मात्रा ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या मात्रा ही ज़्यादा है, तो उन कंडीशन में भी हाइड्रोसील हो सकती है। तो हाइड्रोसील 2 तरह की होती है, कम्युनिकेटिंग मतलब नली ही नहीं बंद हुई है, और नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब ये रास्ता तो बंद हो गया है लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड है वो अभी भी बना हुआ है। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे में 1 साल तक में समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है बिना कोई इलाज लिए, और अगर नहीं ठीक होती है तो फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह का हाइड्रोसील ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो जो कम्युनिकेशन बना हुआ है, तो इस टाइप का जो हाइड्रोसील होता है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें चांसेस इस बात के होते हैं कि जो इंटेस्टाइन है यानी आंतें भी इस नली से नीचे आ सकती हैं, जिसको इन्ग्वाइनल हर्निया बोला जाता है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो ये हर्निया में बदल सकती है, अगर ये नली बंद नहीं हुई है तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है बच्चों के अंदर वो होता है कि साइज़ बढ़ा हुआ होता है, स्क्रोटम का साइज़ बढ़ा हुआ होता है, हैवीनेस होती है, और कई बार एक खिंचाव जैसा महसूस होता है। कई बार बिल्कुल कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ भारीपन पता लगता है, या कई बार अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जो हाइड्रोसील होता है ये देखने में बिल्कुल सामने से ही फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि हाइड्रोसील की समस्या है। पेशेंट को जब आप खड़ा करेंगे, खड़ा करके चेक करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करेंगे, तो हाइड्रोसील काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। जब बच्चे को लेटाते हैं तो कम हो जाता है। तो ये एक वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है। और इसके अलावा ट्रांस इल्यूमिनेशन, मतलब हम जो लाइट्स के थ्रू हम टेस्टिस को एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पानी से भरा हुआ है या पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, टेस्टिस का साइज़ भी बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है।
प्रिवेंशन करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इंजरी को बचाना है। बच्चे अक्सर खेलते हुए चोट लगा लेते हैं, साइकिलिंग करते हुए या क्रिकेट खेलते हुए बॉल आके लग जाती है। ऐसे केसेस में सुरक्षा गियर्स आप उनको दे करके रखें। इंजरी से बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा स्ट्रेनिंग अगर बहुत ज़्यादा करता है बच्चा, लगातार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, उन केसेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जोर लगाता है और वहाँ पर उसकी जो नली है वो वीक है। इसके अलावा अगर हर्निया की शिकायत है तो हर्निया को इग्नोर नहीं करना, हर्निया का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और बच्चे को अगर हर्निया की शिकायत है तो प्रॉपर उसको स्टूल जाने के लिए बोलना है और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन में वो ज़्यादा जोर लगाएगा तो हर्निया की शिकायत या हाइड्रोसील की शिकायत दोनों बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट हाइड्रोसील का नहीं लिया। तो हाइड्रोसील जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह की होती हैं, मतलब जिसमें नली बंद है और एक जिसमें नली खुली हुई है। अगर नली खुली हुई है तब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, एक्सेप्ट कि उसमें हर्निया की शिकायत हो सकती है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस किस में ज़्यादा हो सकती हैं? जो बंद है, मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गया फ्लूइड, वो बाहर नहीं जा रहा है, वही अंदर अंदर इकट्ठा हो रखा है। उसमें क्या क्या समस्या हो सकती है? उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो टेस्टिस है उसका साइज़ रिड्यूस हो सकता है या साइज़ में ग्रोथ नहीं हो सकती है, या वहाँ पर स्टोन हो सकता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ पे हेमरेज भी हो सकता है, और वहाँ पर टॉर्जन हो सकता है। टेस्टिस की जो नसें हैं वो टॉर्जन हो सकती है, वो मुड़ सकती हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ये नॉन कम्युनिकेटिंग वाला है। कम्युनिकेटिंग में सिर्फ हर्निया होगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। अगर ये समस्या हो जाती है तब हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को लगातार लंगोट पहना के रखें, या आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है सस्पेंडर बैंडेज बोला जाता है उसको पहना करके रखना है सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लिए अवॉइड करना है, थोड़ी देर बाद उसको रेस्ट करने के लिए बोलना है। और साथ के साथ इप्सम सॉल्ट, कहीं भी किसी भी केमिस्ट शॉप में ये मिल जाएगा, ये नॉर्मल जो इप्सम सॉल्ट होता है उसमें पानी में रख कर बच्चे को बैठने के लिए बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है इसका। और क्यों है इसका इलाज ये भी जान लेते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में जो हाइड्रोसील होता है उसकी हर स्टेज के लिए, हर रीज़न के लिए ट्रीटमेंट रहता है। जैसे अगर बच्चे को जन्म के साथ ही हाइड्रोसील है तो उन केसेस में हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। ब्रायोनिया हर उस बच्चे के लिए अच्छी मेडिसिन है जो पैदा होने के साथ ही हाइड्रोसील के साथ रहता है और समय के साथ जाता नहीं है, तो उन कंडीशन में हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। ब्रायोनिया की 30 पोटेंसी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है एब्रोटेनम। तो फ्रेंड्स, जो एब्रोटेनम होती है ये बच्चों के केसेस में बहुत अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। इसमें बच्चे को शुरू से ही हाइड्रोसील की शिकायत नहीं थी, लेकिन 4-5 साल या 2-3 साल में ये समस्या धीरे धीरे शुरू हो गई और अब इसको काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोसील की शिकायत हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। तो एब्रोटेनम को भी हमको 30 पोटेंसी में ही यूज़ करना है। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्निका। आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दी जानी है अगर बच्चे को चोट लगने के बाद ये शिकायत शुरू हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मेडिसिन आर्निका है इट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन। कोई भी इंजरी की शिकायत होने के बाद अगर प्रॉब्लम शुरू होती है, चाहे ये इंजरी 2 दिन पहले लगी हो, चाहे बहुत पुरानी इंजरी हो, उन सब केसेस में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर इंजरी के बाद हाइड्रोसील की शिकायत होती है तो आर्निका 30 पोटेंसी में ली जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन है क्लेमैटिस इरेक्टा। फ्रेंड्स, क्लेमैटिस इरेक्टा एक ऐसी मेडिसिन है जिसको मैं पर्सनली बहुत सारे मेल इश्यूज़ भी यूज़ करती हूँ, चाहे वो वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रोस्टेट का कोई इशू हो, चाहे वो हाइड्रोसील की कोई प्रॉब्लम हो। इवन इसको ऑर्काइटिस यानी टेस्टिस के इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है। तो क्लेमैटिस इरेक्टा तब देनी है जब इन्फेक्शन हो, ऑर्काइटिस के केसेस में यूज़ की जाती है, और साथ के साथ हाइड्रोसील दोनों हो, तो उन कंडीशन में हम क्लेमैटिस इरेक्टा को दे सकते हैं। क्लेमैटिस इरेक्टा को मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में इसके 10-10 बूंदें दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ग्लैंड्स के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन है, लेकिन उतनी पॉपुलर मेडिसिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट केसेस में नहीं दी जाती है। सिर्फ ये ग्लैंड्स के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है।
और इसके साथ ही एक दूसरी मेडिसिन लेनी है आपको एम्पिलेप्सिस। ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको तब यूज़ करना है जब टेस्टिस में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती हो, ड्रैगिंग पेन होता हो, जैसे लगता है भार जैसा महसूस होता हो, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता हो, तो उन कंडीशन में रोडोडेंड्रन और एम्पिलेप्सिस इन दोनों के मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको लेना है। ये हर हाइड्रोसील के केसेस के लिए एक रामबाण औषधि मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और इसको लगातार कम से कम 1 महीना आप यूज़ करके देखेंगे तो हाइड्रोसील के केसेस में काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको रीज़न के हिसाब से लेना है कि आपको किस रीज़न से हाइड्रोसील की शिकायत हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेरीज़ की जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पूछते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या ये कैंसरस हो सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। अगर हाइड्रोसील की शिकायत हो रही है तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है और ये कैंसरस नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो लोग पूछते हैं कि क्या इससे फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, तो यस, हाइड्रोसील से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर हाइड्रोसील का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो वो जो टेस्टिस होते हैं उसके साइज़ को श्रिंक कर देगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर पूरा फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, तो वहाँ के जो एनाटमी होती है वो बिगड़ सकती है, वहाँ पे जो पैथोलॉजी है वो आ सकती है, तो उसके कारण फर्टिलिटी पे असर आ सकता है। नेक्स्ट, जो लोग बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, कई बार पूछते हैं कि क्या इससे डेथ भी हो सकती है। छोटे बच्चों में कई बार हाइड्रोसील काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं, तो क्या इससे डेथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इससे डेथ तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या डिस्कम्फर्ट पेशेंट को हो सकता है, तो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। लास्ट में एक मैं नोट बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद उतना रिलीफ नहीं मिलता है या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ आ चुकी हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में या हाइड्रोसील की शिकायत हो गई है, तब आप इसकी सर्जरी भी करा सकते हैं। सर्जरी इसकी बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत ही बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, एक छोटी सी सर्जरी होती है, अराउंड 30 मिनट्स में पूरा हो जाता है काम और आप सेम डे वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से 70 से 80% लोगों में आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जिसमें समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, परेशानी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो उन कंडीशन में आप सर्जरी के लिए बिल्कुल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रोसील के बारे में और उसके कॉजेज, सिम्टम्स और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।